Hello, welcome back to my channel. This is Rahul Mangai once again. Today I am going to discuss about biomechanics and sports, जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। इसमें हमको पढ़ना है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction एंड adduction। थर्ड वन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। स्टार्टिंग करते हैं मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। जीव यांत्रिकी का अर्थ क्या है? बायोमैकेनिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो का मतलब है जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, जो भी जीवित जंतु हैं। मैकेनिक्स का मतलब है यांत्रिकी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन स्टैटिक और मूविंग कंडीशन। यह भौतिकी की शाखा है जो स्थिर या गतिशील स्थिति में शरीर पर कार्य करने वाले बलों, फोर्सेस से संबंधित है। आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी और ऑन इट्स एनी पार्ट। इंटरनल फोर्सेस जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से आते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, एसेट्रा। मानव शरीर या उसके किसी भाग पर आंतरिक और बाहरी बलों का शरीर की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन को जीव यांत्रिकी कहा जाता है। जीव यांत्रिकी मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन है। इस अध्ययन में शरीर की गति को प्रभावित करने वाली आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों, शक्तियों से मतलब बलों से है, फोर्सेस से है, का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। खेलों में जीव यांत्रिकी का क्या महत्व है? हेल्प्स टू इम्प्रूव टेक्निक्स। तकनीक जो भी हैं उसको सुधारने में सहायक होता है बायोमैकेनिक्स। जिस प्रकार से कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि नई नई टेक्निक्स बॉलर्स या बैट्समैन लेके आते हैं, जिस प्रकार से कैरम बॉल है या फिर दूसरा है गुगली है, ये टेक्निक्स को बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। और उसकी मदद से जो वीडियो एनालिसिस होते हैं, एनालाइजर होते हैं जो एनालिसिस करते हैं वीडियो को, वो इन टेक्निक्स को सुधारने में मदद करते हैं। हेल्प्स टू इम्प्रूव इक्विपमेंट्स, उपकरणों को सुधारने में सहायक। बायोमैकेनिक्स के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि कौन से उपकरण किस फील्ड के लिए, किस गेम के लिए, पार्टिकुलर गेम के लिए अच्छे हैं और उसमें सुधार की कितनी गुंजाइश है, कितनी आवश्यकता है। जिस प्रकार से कि पहले हॉकी स्टिक वुडन की आती थी, वुड की आती थी, लकड़ी की बनी आती थी, और अब कार्बन फाइबर या फिर ग्रेफाइट की बनी हुई आती हैं। जो पोल वॉल्ट का पोल होता था वो अब कार्बन फाइबर का आता है, जबकि पहले वो बैम्बू का यूज हुआ करता था। हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली जब हमारी टेक्निक्स अच्छी होगी, जब हमारे इक्विपमेंट्स अच्छे होंगे, तो जो परफॉर्मेंस है वो निखर के आएगी, वो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज, चोटों से बचाव में सहायक। हमारे पास में ऐसे इक्विपमेंट आ जाएंगे जो कि हमें चोटों से बचा सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमको चोटों से बचा सकती है, और किस प्रकार से खिलाड़ी को खेलना चाहिए वो भी हम बायोमैकेनिक्स के थ्रू सीखते हैं। हेल्प्स टू इम्प्रूव ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के सुधार में सहायक। ट्रेनिंग किस प्रकार से करवानी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी, कौन सी ड्रिल इफेक्टिव होगी, ये भी हम बायोमैकेनिक्स के थ्रू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स फॉर पार्टिकुलर गेम एंड स्पोर्ट्स, विशेष खेल के लिए खिलाड़ियों के चयन में मदद करता है। विशेष खेल जैसे कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइटेड प्लेयर की आवश्यकता है। क्रिकेट है, वहाँ पे जो गेंदबाज है, जो बॉलर है, उसको थोड़ा हाइट चाहिए। जो गोलकीपर है वो ऑब्वियसली अच्छा हाइट का होना चाहिए, उसकी अच्छी हाइट होनी चाहिए, उसकी अच्छी बिल्ड होनी चाहिए। या फिर आप बात करें बैडमिंटन प्लेयर की, या फिर आप बात करें वॉलीबॉल प्लेयर की, तो यहाँ पे आपको हाइटेड प्लेयर चाहिए। तो बायोमैकेनिक्स हाइट यहाँ पे जो बॉडी का एनालिसिस करके ये बताता है कि कौन सा प्लेयर किस गेम के लिए, किस स्पोर्ट्स के लिए बेहतर होगा। हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट लाइक शूज, किट, बैट, रैकेट एसेट्रा, ये बात पहले भी हो चुकी है। उपकरण के चयन में सहायता मिलती है जैसे जूते, किट, बैट, रैकेट आदि। धीरे धीरे करके जब भी इवोल्यूशन होता है, जब भी नई चीज़ें, इनोवेशंस होती हैं, क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, तो वो ये देखने को मिलती है कि हमको शूज किस प्रकार से पहनने चाहिए, किट हमारी कैसी होनी चाहिए, बैट हमारा कैसा होना चाहिए, रैकेट जो बैडमिंटन का है या फिर टेबल टेनिस का है या फिर टेनिस का है वो किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि बैडमिंटन में भी अभी कार्बन फाइबर आ गया है जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, या टेनिस का जो रैकेट है वो थोड़ा सा अभी शॉक ऑब्जर्व करने के लिए या फिर जो बॉल के जो फोर्स है उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है।
जिसकी मदद से कि जो प्लेयर है उस गेम का वो उससे अच्छे से खेल पाए। हेल्प्स इन प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल की चोटों की रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास में मदद करता है। इंजरीज और प्रिवेंशन की हमने पहले बात कर चुके हैं। पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब होता है कि हम उससे जो किसी व्यक्ति को या किसी एथलीट को जो चोट लग गई है उससे बाहर कैसे आएँ और एक्टिवली कैसे रिकवरी हो उस व्यक्ति की, उस इंडिविजुअल की, उस प्लेयर की, वो हमको बायोमैकेनिक्स के थ्रू भी पता चलता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट जो कि जिम के इक्विपमेंट भी हैं वो बायोमैकेनिक्स पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो उनकी मदद से जो इंजरी है उनको सही होने में या रिकवरी करने में भी सहायता मिलती है। हेल्प्स टू करेक्टिव पोस्चर फॉर पोस्चर डिफॉर्मिटीज, मुद्रा विकृति के लिए सुधारात्मक मुद्रा में मदद करता है। बायोमैकेनिक्स के थ्रू आपके बॉडी के जो अलाइनमेंट है, जो डिफॉर्मिटी है उसको दूर किया जा सकता है। जो फॉर्मिटी नहीं रह गई है बॉडी के पोस्चर में उसको दूर किया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि बेस्ट पोस्चर किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए क्या हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं बायोमैकेनिक्स के इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वन चलते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, गतिविधियों के प्रकार। यहाँ पे आपको 4 मूवमेंट्स पढ़ने हैं। फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, अबडक्शन है और अडक्शन है। फ्लेक्शन आकुंचन जिसे कहते हैं और इसी का जो उल्टा होता है वो एक्सटेंशन होता है, विस्तारण होता है। अबडक्शन अपवर्तन, इसी का उल्टा जो होता है, विपरीत होता है, वो अभिवर्तन होता है, अडक्शन होता है। हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। फ्लेक्शन आकुंचन क्या है? फ्लेक्शन रिफर्स टू डिक्रीज एंगल बिटवीन जॉइंट्स। आकुंचन से अर्थ जोड़ों के बीच के कोण को कम करना है। देखिए ये लिफ्टिंग जो फेज है डंबल्स का, उसको ये कह सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। स्क्वाट में क्या होता है, जो नी है, जब आप नीचे जाते हैं तो जो नी का एंगल है वो कम होता है। नी फ्लेक्शन है, ये उस स्क्वाट से ही रिलेटेड है। आप जब घुटने को मोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एंगल है वो कम होगा। बाइसेप्स कर्ल है, जब आप लिफ्टिंग फेज कर रहे हो बाइसेप्स कर्ल का, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे आपको एल्बो दिख रहा है, जिसका जो फ्लेक्शन की तरफ देखिए आप देख पा रहे हैं कि फ्लेक्शन जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो एंगल को कम करते हुए दिखाया गया है। और इसका जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन होता है। अभी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है, तो फ्लेक्शन में जो कोण है, कोहनी के बीच का जो एंगल है वो कम हो रहा है, और एक्सटेंशन में जो लिफ्टिंग फेज है उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, लोअरिंग फेज है। तो जो ये डिस्टेंस है कोहनी की ये बढ़ जा रही है, जो एंगल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन को हम पढ़ते हैं। विस्तारण से अर्थ जोड़ों के बीच के कोण में वृद्धि करना है। एक्सटेंशन रिफर्स टू इंक्रीज एंगल बिटवीन जॉइंट्स। तो ये सेम है जैसा कि फ्लेक्शन था, उसका जो अपोजिट हो रहा है वो एक्सटेंशन होगा। फ्लेक्शन में क्या है, जो एंगल है वो कम हो रहा है, और जो एक्सटेंशन है उसमें जो एंगल है जोड़ों के बीच का, जो जॉइंट्स के बीच का जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपवर्तन की, अबडक्शन की। Abduction refers to the movement of a body part away from the body's midline. अपवर्तन का अर्थ है शरीर के अंगों का मध्य रेखा से दूर जाना। एग्जाम्पल है लेफ्ट हैंड साइडवर्ड, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लिफ्ट करना है आपको साइडवर्ड या स्प्रेड करना है साइडवर्ड अपने आर्म्स को, तो वो अबडक्शन में आता है। साइडवर्ड लेग रेज है, और जो ये पाम आपको दिख रहा है, अगर आप ये पाम को ऐसे फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो ये भी अबडक्शन में आएगा। एक क्वेश्चन आया था इससे पहले कि सावधान की स्थिति से विश्राम की स्थिति में जाने को कौन सा मूवमेंट कहेंगे, कौन सी गतिविधि कहेंगे। तो देखिए जो अटेंशन पोजीशन है इसमें दोनों पैर चिपके हुए होते हैं। इट मीन्स ये मिड लाइन के करीब है, टुवार्ड्स द मिड लाइन है, मिड लाइन के पास में है। और जैसे ही हम स्टैंड एट ईज वाली पोजीशन में जाते हैं तो जो पैर हैं उनका जो पैर जो है वो गैप बढ़ जाता है और स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये अबडक्शन में आएगा, अपवर्तन में आएगा। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडक्शन की, अभिवर्तन। अडक्शन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडीज मिड लाइन। अभिवर्तन का अर्थ शरीर के अंगों का मध्य रेखा की ओर या निकट आना होता है, जस्ट अपोजिट टू अबडक्शन। तो अडक्शन क्या है, ऐड कर रहे हैं। अडक्शन से आप याद रखिए ऐड करना। ऐड करने का मतलब यहाँ पे है कि जो मिड लाइन से दूर चले गए थे हाथ, उनको पास लेके आना। जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये अबडक्शन है। यहाँ पे ये जो एरो बने हैं ये ऊपर की तरफ बने हैं कि साइडवर्ड स्प्रेड हो गए हैं हाथ, और जो अडक्शन है यहाँ पे साइडवर्ड से टुवर्ड्स द मिड लाइन जो हाथ, जो आर्म्स आ रहे हैं
उसको कहेंगे अडक्शन, ऐड करना। ये देखिए अबडक्शन में पाम्स खुले हुए थे, उंगलियां जो फिंगर्स हैं वो खुली हुई थी, और जो अडक्शन है उसमें ऐड हो गई हैं, एक साथ हो गई हैं, तो इसको आप कहेंगे अडक्शन, अभिवर्तन। इसके बाद बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया से जाना जाता है, जिसको हिंदी में जड़त्व का नियम कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है, जिसको त्वरण का नियम और संवेग का नियम हिंदी में कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल्ड करते हैं कि इनका स्पोर्ट्स में क्या रोल है, क्या एप्लीकेशंस है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या कहता है, एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट इन रेस्ट और इन मोशन until or unless an external force is applied on it। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति, या तो वो स्थिर हो सकती है या वो गतिशील हो सकती है, में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो इसको आप स्पोर्ट्स में समझेंगे। ये बॉल यहाँ पे रखा गया है, ये फुटबॉल है, ये अभी रेस्ट की कंडीशन में है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये जब तक रेस्ट में रखा गया है, ये स्थिर है, तो ये स्थिर ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करता, वर्क नहीं करता। अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो किक करेगा प्लेयर। और इसके बाद जो फेज है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, ये मोशन में आ गई है बॉल यहाँ पे किक करने के बाद में, तो ये इसी मोशन में रहेगी, इसी स्पीड से चलती रहेगी, इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। इसके बाद का जो फेज है वो है अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, तो यहाँ पे नेट में चली गई है, तो नेट ने इसको रोक लिया है, तो नेट ने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का कार्य किया है, इसको रोकने का कार्य किया है। इसमें ग्रेविटी और फ्रिक्शन भी शामिल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो ये कहता है कि ये फुटबॉल अपनी स्थिति में रहेगी जो यहाँ पे रेस्ट में थी, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। बाहरी बल कार्य तब करेगा जब कोई प्लेयर इसको किक करेगा, और किक करने के बाद ये उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक कि इसको कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स फिर से रोक नहीं लेता। फाइन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और मोमेंटम। इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना जरूरी है। पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। The rate of change of acceleration is directly proportional to the force applied on the object and inversely proportional to the mass of the object। त्वरण के परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और वस्तु के द्रव्यमान भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं। The net force of an object is equal to the product of its mass and acceleration। किसी वस्तु का कुल बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, वो ये है कि द मोर फोर्स द मोर एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाते हैं, जितना ज़्यादा बल हम किसी गेंद पर लगाएंगे, किसी वस्तु पर लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, वो उतने ज़्यादा एक्सेलरेशन त्वरण के साथ में बढ़ेगी। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोडक्ट है F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला है। और अगर हम इसको एक्सेलरेशन को अलग करते हैं तो F डिवाइडेड बाई m, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जैसा ही फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। देखिए फोर्स इक्वल टू 2 kg का किसी वस्तु का मास है और उस पर 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरण लगाया जाता है, एक्सेलरेशन लगाया जाता है, तो फोर्स होगा 160 न्यूटन। यहाँ पे बात करते हैं कि 2 kg की कोई वस्तु है और यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ा दिया गया है, तो ऑब्वियसली फोर्स भी बढ़ा हुआ मिलेगा। या यहाँ पे आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि फोर्स अगर हमने 200 न्यूटन का लगाया था तो एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फोर्स हमने यहाँ पे 160 का लगाया था तो आपको एक्सेलरेशन कम देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, यह बात आपको याद रखनी है। न्यूटन सेकंड लॉ को हम इस तरीके से देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से। इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर, इट एक्सेलरेट एट अ हायर रेट,
ये एक्सेलरेट करेगी, जो त्वरण है वो एक्सेलरेट, जो त्वरण गति है वो और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए मास सेम है, फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई। यहाँ पे मोर फोर्स लगाया और मोर एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जिस वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा, अगर उस पर समान बल लगाया जाता है, समान फोर्स लगाया जाता है, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक स्टैचू रखा हुआ है, टू गेट द वैगन टू एक्सेलरेट यू हैव टू अप्लाई अ पुल फोर्स। यहाँ पे एक स्टैचू रखा गया है या एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यहाँ पे पुल फोर्स का यूज करना है, खींचना है इसे। इफ द मास ऑफ द वैगन इंक्रीजेस, देखिए मास 4 हो गए हैं, यहाँ पे ये वस्तुएं 4 हो गई हैं, अ ग्रेटर पुल इज नेसेसरी टू एक्सेलरेट, यहाँ पे हमको ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खींचने के लिए। तो ये मास जैसा ही बढ़ेगा वैसे ही एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ये हम इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो ये है बेसबॉल की बॉल है और यहाँ पर एक आयरन का बॉल है, तो जैसे ही ये प्लेयर ने इसको हिट करा तो ये दूर तक गया, क्योंकि इसका मास कम है, इसका वजन कम है, इसका द्रव्यमान कम है। और ये आयरन की बॉल को हिट करा तो ये यहीं पे गिर गया, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने पर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कम हो जाता है, स्वतः कम हो जाता है अगर नेट फोर्स बराबर है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। In this law of motion, for every action there is an equal and opposite reaction. गति के इस नियम में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि, या आपने देखा होगा कि आप बास्केटबॉल को अगर आप फ्री फॉल करते हैं तो वो थोड़ा सा जंप लेके वापस आती है, या आप कॉस्को या टेनिस की बॉल को आप जमीन पर छोड़ते हैं तो वो ऊपर उठ के आती है या जंप करती है। तो वो क्या है, एक्शन फोर्स का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स आपको वहां पे देखने को मिलता है। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए पीएसजी गुरुजी के साथ। वंस अगेन थैंक यू।